बायोस्फीयर रिजर्व हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो यहाँ पर मैं आपको परिचित करा दूँ कि मध्य प्रदेश के वनों को 16 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है तथा आगे चलकर यही 16 वन वृत्तों को फिर छोटी यूनिट यानी कि उनसे छोटी इकाई वन मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से 62 वन मंडल हैं मध्य प्रदेश में। आगे इन्हीं वन मंडलों को फिर उप वन मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी कि और छोटी इकाई जिन उप वन मंडलों की संख्या है 473 तथा इन्हीं उप वन मंडलों को फिर परिक्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है जिनकी संख्या है 1871। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के वनों का विभाजन है। तो एक बार और देखें आप, वन वृत्त 16 हैं, उप वन वृत्त की संख्या 16 है, वन मंडल उससे छोटी इकाई 62 हैं, उससे छोटी इकाई उपवन मंडल 473 हैं तथा उससे भी छोटी इकाई परिक्षेत्र 1871 हैं। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। बात करूं अगर मैं आपसे सबसे बड़े वनवृत्त की, तो सबसे बड़े जो वनवृत्त हैं उसमें है पहला खंडवा, दूसरा नाम आता है जबलपुर और तीसरा है रीवा का। ये हुए सबसे बड़े वनवृत्त। सबसे छोटे वनवृत्त की मैं बात करूं तो उनमें नाम आता है सबसे पहला होशंगाबाद, दूसरा इंदौर वनवृत्त और तीसरा है बैतूल वनवृत्त। ये क्रम आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं सर्वाधिक आरक्षित वन की मैं बात करूं आपसे, तो सर्वाधिक आरक्षित वन जो मिलते हैं हमको वो मिलते हैं खंडवा वनवृत्त में, ध्यान रखना है। उसी प्रकार सबसे कम आरक्षित वन जो मिलते हैं वह आपको मिलेंगे उज्जैन वनवृत्त में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सर्वाधिक आरक्षित वन और एवं सबसे कम आरक्षित वन। एक का आंसर खंडवा, दूसरा उज्जैन। दूसरा पॉइंट आता है हमारा मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वह है 0.12 हेक्टेयर। कितना है? मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.12 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत में बात करें तो वो औसत पहुंच जाता है कितना? 0.07 हेक्टेयर पर व्यक्ति का है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। राज्य के 14 जिलों में 33% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के 14 जिले ऐसे हैं जो 33% से भी अधिक वन क्षेत्र कवर करते हैं, यानी कि उनमें 33% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। वनों का राष्ट्रीयकरण जब प्रारंभ हुआ था तो मध्य प्रदेश ही वह पहला राज्य था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आखिरी पॉइंट वही दर्शाता है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही था और वह सन या वह साल था 1970 का। बढ़ते हैं हम छठवें पॉइंट की तरफ और छठा पॉइंट कहता है हमसे कि मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना के विषय में। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी 24 जुलाई सन 1975 को। सातवां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और सातवां पॉइंट कहता है मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1974 को लागू हुआ या इस तारीख को ये इस दिन लाया गया। आठवें पॉइंट की हम बात करें तो आठवां पॉइंट है मध्य प्रदेश में पहली वन नीति। पहली वन नीति की अगर हम बात करें दोस्तों तो वह लागू हुई थी सन 1952 में तथा दूसरी वन नीति की बात करें तो वह हुई थी लगभग 53 वर्षों बाद सन 2005 में। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं वन नीति के रिस्पेक्ट में, पहली वन नीति और दूसरी वन नीति। पहली 1952 तथा दूसरी लागू हुई थी 53 वर्षों के बाद लगभग सन 2005 में। 9वें पॉइंट की तरफ चलेंगे और जो कहता है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% वनों का होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरणीय की दृष्टि से तथा शासन के भी ये आदेश हैं कि जो भी वन के क्षेत्र हैं जहां पर भी वन उपलब्ध हैं तो उनकी नियमितता बनाने के लिए कम से कम उनका 33% हिस्सा यानी कि वनों का आवरण होना चाहिए। यानी कि बात करें कुल मिलाकर 33% वनों का होना हर जगह के लिए आवश्यक है और इसी नियम को यह नियम और सुदृढ़ कर देता है। तो ये नियम कहता है कि 33% वनों का होना अति आवश्यक है। चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ जो कहता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है तथा जो इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है वह है कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है। क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1988 को की गई थी। बढ़ेंगे 11वें पॉइंट की तरफ जो है भारतीय वन प्रबंध संस्थान यानी कि
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा देखना है दोस्तों। पहला है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा ये वन प्रबंध संस्थान। तो प्रबंध की बात करेंगे, प्रबंध संस्थान भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि भोपाल में है, 1978 में स्थापित इसको किया गया था। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, 12वां पॉइंट है वन राज्यिक महाविद्यालय। तो मध्य प्रदेश में पहला वन राज्यिक महाविद्यालय जो स्थापना की गई थी वह थी 1979 में, और जो जगह थी इसकी वह थी बालाघाट। तथा दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय जो स्थापना की गई थी वह थी बैतूल में, उसी के अगले साल यानी कि 1980 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कहता है फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, बैतूल जिले में स्थापित है ये दोस्तों। 14वें पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कहता है कि वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान। एक बार और देखेंगे, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान, ये संस्थान स्थापित है छिंदवाड़ा जिले में दोस्तों। 15 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे हम, जो है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई है, सन 2005 में इसको स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर की तरफ, और जो कहता है वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान। तो जो वन प्रहरी या वन रक्षकों की जो भर्ती होती है, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होती है, उनकी ट्रेनिंग किस जगह पर होती है उसके संबंध में है ये पॉइंट। तो उनकी ट्रेनिंग होती है शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, ये रीवा में है गोविंदगढ़ जगह, और लखनऊ, ये कुछ जगह हैं, यहाँ पर वन रक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाते। अगला है 17 पॉइंट, और जो कहता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक वन वृक्ष किस चीज़ के पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन वृक्ष हैं वह पहले नंबर पर नाम आता है सागौन के वृक्षों का, तथा दूसरे नंबर पर यानी कि सागौन के बाद जिस वृक्ष की हम बात करते हैं वह है साल के वृक्ष दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित कुछ उद्योगों की। तो बढ़ते हैं इस ओर, और पहला जो उद्योग आपके सामने है वह है लकड़ी चीरने का कारखाना। लकड़ी चिराई का जो काम होता है बृहद स्तर पर, वो मुख्य रूप से जबलपुर में किया जाता है। जबलपुर के अलावा यह और भी इसकी कई छोटी यूनिटें स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर जो है वह है बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग का भी मुख्य केंद्र जबलपुर को ही माना जाता है। यहाँ इसका मतलब जबलपुर में बड़े स्तर पर बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है, परंतु छोटी जगहों पर हम देखें तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, ये भी कुछ क्षेत्र हैं बीड़ी उद्योग के। आगे चलिए, तीसरा है हमारा कागज उद्योग, यानी कि कागज निर्माण की बात करूं तो पहला है आपका ओरिएंट पेपर मिल अमलाई, जो कि शहडोल जिले में स्थित है, और इस मिल को आदित्य बिरला ग्रुप समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरी जो आपकी मिल है वह है नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना। नेपा नगर ये जो मिल है ये है बुरहानपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अगला बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है टिश्यू पेपर मिल, यानी कि यहाँ पर टिश्यू पेपर का निर्माण किया जाता है, वह मिल स्थित है इंदौर जिले में। अगला है आपका लाख कारखाना। लाख के वृक्ष अगर आपने देखा होगा उससे लाख बनाई जाती है, जो सरकारी पत्रों पर कई बार लगाई जाती है। इसका जो कारखाना स्थित है यह उमरिया में है, और वो भी सरकारी कारखाना है दोस्तों। अगला है भिलवा स्याही एवं पेंट। ये स्याही का एक प्रकार है भिलवा स्याही, और पेंट का निर्माण, इसका कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। और स्याही और पेंट जो बनाई जाती है यह भिलाला के वृक्ष से बनाई जाती है। वृक्ष भी अगर आप यहाँ तो लिख सकते हैं, ये भिलाला के वृक्ष से, भिलाला वृक्ष। अगला चलते हैं हम कत्था बनाने का कारखाना। कत्था जो बनाया जाता है वह आप जानते हैं खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। कत्था कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? खैर का जो वृक्ष है, खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। तो कत्था बनाने का कारखाना कहां पर है? शिवपुरी एवं बानमौर में कत्था बनाने का कारखाना उपस्थित है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने आपसे बात करी उद्योग की। एक और पॉइंट मुझको यहाँ पर जोड़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, वह सागौन वृक्ष से संबंधित है। सागौन के वृक्ष की जो प्रजाति है वह सब अच्छी प्रजाति मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में बोरी घाटी में स्थित है। वहाँ पर सबसे अच्छी प्रजाति का सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, और कई बार पूछा भी गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, होशंगाबाद की बोरी घाटी, बोरी घाटी
सागौन वृक्षों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और कई बार प्रश्न इसका एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों वनों से संबंधित कुछ पुरस्कार के विषय में जो कि वन विभाग द्वारा या राज्य स्तरीय द्वारा दिए जाते हैं। तो पहले पुरस्कार की मैं बात करूंगा जो है शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इस पुरस्कार की अगर मैं चर्चा करूं तो ये पुरस्कार वन्य प्राणी एवं वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए दिया जाता है दोस्तों। एक बार और ध्यान देंगे, वन्य प्राणी एवं वनों के संरक्षण तथा उन दोनों के संवर्धन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है तथा इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वह है 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे पुरस्कार की तरफ जो है बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार। बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, ये पुरस्कार 2010 से दिया जा रहा है तथा किस क्षेत्र में है वो देखिए आप, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु इस पुरस्कार को 2 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं उसको देख लेते हैं हम। पहली है विंध्य क्षेत्र में वीरता, संरक्षण, संवर्धन और उत्कृष्ट कार्य हेतु। पहली श्रेणी को देखते हैं हम, वो किस लिए दिया जा रहा है कि जो विंध्य क्षेत्र है तो विंध्य क्षेत्र में वहाँ के वन्य प्राणी हो गए या वहाँ का वन हो गया, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, वहाँ पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, वहाँ पर वीरतापूर्ण प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है तथा इसके तहत 3 पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार की राशि है 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार की राशि 1 लाख तथा तृतीय पुरस्कार की राशि है 50,000 रुपये। दूसरे की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण का कार्य करता है तब ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वयं की निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण का कार्य करता है, बहुतायत में वृक्षों का संवर्धन करता है या उनको लगाता है तब ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी राशि जो है वो है प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय 1 लाख तथा तीसरा है 50,000 रुपये की राशि। तीसरे पुरस्कार की बात करता हूँ वह है वन्य प्राणी पुरस्कार। ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन हेतु उत्कृष्ट और वीरतापूर्ण कार्य के लिए अधिकारी तथा कर्मचारियों को दिया जाता है। यानी कि वन विभाग में जो अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत जो राशि दी जाती है वह है 50,000 रुपये और ये पुरस्कार सन 2008 से दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की ओर जो है वन संरक्षण से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं। तो बढ़ते हैं हम पहली योजना और जो है पंचवन योजना। पंचवन योजना की मैं बात करूं तो 1976 में इस योजना को लागू किया गया था तथा इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य यह था कि उन इलाकों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना या उन इलाकों में वृक्षारोपण करना जिन इलाकों में वृक्षों का या वनों का प्रतिशत 33% से भी कम था। यानी कि जहां पर 33% से भी कम वन थे वहां पर वृक्षारोपण को कार्य को संपन्न कराना इसका उद्देश्य था। दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं जो है विद्यावन योजना, 2007 से 8 के बीच में संचालित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना या स्कूली बच्चों को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति। तीसरी योजना की हम बात करते हैं जो है हमारी सामाजिक वानिकी योजना। 1976 में इस योजना को लागू किया गया था तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। यानी कि कृषि के साथ साथ जो व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न है वो कृषि के अतिरिक्त वन में किस प्रकार से सहायक बन सकते हैं या वन उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था दोस्तों। अगली योजना जो है हमारी चौथी वह है लोकवानिकी योजना। यह 1999 में आई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश लोकवानिकी अधिनियम 2001 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकवानिकी योजना 1999 के तहत मध्य प्रदेश लोकवानिकी अधिनियम 2001 लाया गया तथा इसी अधिनियम के तहत फिर मध्य प्रदेश के 4 जिलों में किसान संघ की स्थापना भी की गई। वह 4 जिले कौन कौन से थे? वह थे सीधी, दमोह, होशंगाबाद एवं देवास। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अगली योजना के विषय में बढ़ते हैं। दीनदयाल वनांचल योजना 2006-16 में इस योजना को लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था वो देखेंगे, दूरस्थ इलाके के वनवासियों की समस्याओं का निराकरण। यानी कि उन वनवासियों की या उन आदिवासियों की जो कि दूरस्थ वन वाले क्षेत्र में रह रहे थे, काफ़ी दूर यानी कि शहर से काफ़ी दूर जो वनों में निवास कर रहे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण एवं निवारण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अगला बढ़ते हैं आखिरी योजना की तरफ जो है जंगल सराय योजना। 2011 में इस योजना को लागू किया गया था और मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का वो देखिए, वन क्षेत्र में
पर्यटन को बढ़ावा देना। इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य था कि तो यहाँ पर दोस्तों वनों से संबंधित हमारे सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, हर एक पॉइंट लगभग मैंने कवर करवाया है। तो मिलेंगे हम आपसे फिर एक नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।